नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ऋषि सुनक ने हार मानी। के स्टारमर की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद जीत हासिल की। राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश 3 साल में 31,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना बीआरएस को बड़ा झटका, 6 पार्टी एमएलसी कांग्रेस में शामिल। Sponsored by Exclusio Acrylic, innovate your living spaces, Nurani Libas, ready-made textiles, stitching. Ewers, प्यार से घर संवारने दो। आधिकारिक परिणामों के अनुसार ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने यूके संसद में बहुमत हासिल कर अगली सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। शुक्रवार सुबह 5 बजे तक पार्टी ने 650 में से 326 सीट जीत ली थी और गिनती जारी थी। इसका मतलब ये है कि की स्टारमर प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुमत वाली सरकार बना सकेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के नेता की स्टारमर को देश का अगला प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। स्टारमर एक थके हुए मतदाताओं का सामना करेंगे जो बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आर्थिक मंदी, संस्थानों में बढ़ती अविश्वास और टूटते सामाजिक ताने बाने के बीच आज रात यहां और देश भर में लोगों ने अपनी बात कही और वो बदलाव के लिए तैयार हैं। स्टारमर ने उत्तरी लंदन में अपने निर्वाचन क्षेत्र में समर्थकों से कहा, जहां आधिकारिक गिनती में उनकी जीत दिखी, आपने वोट दिया, अब हमारे लिए इस पूरा करने का समय है। एग्जिट पोल ने सुझाव दिया है कि लेबर लगभग 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 410 सीटें जीतने की राह पर हैं और कंजर्वेटिव्स 131 पर हैं। आधिकारिक परिणामों का आधा से ज्यादा आने के बाद लेबर की व्यापक जीत की तस्वीर उभर कर सामने आई है। हालांकि अंतिम गणना के अनुमान भिन्न थे। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में नए राजनीतिक समीकरण बनने से मौजूदा प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी CPN-UML के समर्थन से चल रही थी। ओली की पार्टी ने प्रचंड से समर्थन वापस ले लिया है और नेपाली कांग्रेस से नया गठबंधन बनाया। CPN-UML के उप महासचिव और नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप कव्वाली ने कहा है कि नेपाली कांग्रेस से समझौते के कारण है। उन्होंने कारण बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस से 1 महीने से राष्ट्रीय एकजुटता की सरकार बनाने के लिए बात कर रहे थे और इसी वजह से अविश्वास का माहौल बना। ऐसे में हम नेपाल कांग्रेस से गठबंधन करने पर मजबूर है। जब नेपाली कांग्रेस ने प्रचंड के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तब हमने बातचीत शुरू की थी। शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा। पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन के अस्थाना में हुए शिखर सम्मेलन के बाद गुरुवार को पत्रकारों से कहा, मैंने कहा कि अमेरिका के इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स INF संधि से हटने और उत्पादन शुरू करने की घोषणा के संबंध में हम भी ये मानते हैं कि हमारे पास भी भविष्य में इन मिसाइलों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन का अधिकार है। 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ ने INF संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज की जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों के कब्जे, विकास और परीक्षण को प्रतिबंधित करती थी। 2019 में अमेरिका ने आधिकारिक रूप से INF संधि से अपने हटने की घोषणा की थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की, जिसमें 121 लोग मारे गए थे। राहुल सुबह सुबह दिल्ली से सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे। ये घटना के बाद किसी वरिष्ठ विपक्षी नेता की पहली यात्रा है। राहुल के साथ राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राज्य कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और अन्य पदाधिकारी भी थे। ये भगदड़ मंगलवार शाम को धार्मिक प्रवचनकर्ता नारायण सकार हरि, जिन्हें भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके द्वारा आयोजित एक सत्संग के दौरान हुई। प्रवचनकर्ता, जिसे सूरजपाल के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें नारायण सरकार हरि और जगत गुरु विश्वहारी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भगदड़ तब हुई जब भक्त आशीर्वाद लेने और प्रवचनकर्ता के चरणों के पास से मिट्टी इकट्ठा करने के लिए दौड़े, लेकिन भोले बाबा के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उन्हें रोका गया। इससे के बाद धक्का मुक्की हुई और जिससे कि कई लोग जमीन पर गिर पड़े और अफरा तफरी मच गई। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है
काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार भाजपा शासित राज्य से एक चिंताजनक खुलासा सामने आया है, जिसमें हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई, लेकिन अधिकांश मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021 से 2024 के बीच राज्य में 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां लापता होने की रिपोर्ट की गई। यानी हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। ये आंकड़े राज्य विधानसभा में सामने आए जब कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर चिंता जाहिर करते हुए एक प्रश्न उठाया। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े उज्जैन शहर से सामने आए, जहां पिछले 34 महीनों में 676 महिलाएं लापता हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि एक भी मामला अधिकारियों के साथ दर्ज नहीं किया गया था। इंदौर में सबसे अधिक लापता महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 2,384 मामले शामिल हैं। केवल इंदौर में ही 479 महिलाएं 1 महीने से अधिक समय से लापता हैं, लेकिन केवल 16 मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं सागर जिले में सबसे अधिक लापता लड़कियों के मामले दर्ज हैं, जिसमें 245 मामले शामिल हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में कत्ल का खौफनाक मामला सामने आया है। फतेहपुर पुलिस ने मदरसे में हुई 9 साल के नाबालिग छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। हत्या के आरोप में पुलिस ने मदरसे के ही एक हाफिज और एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हाफिज का नाम दिलनवाज है, जबकि मौलवी का नाम रकीमुद्दीन है। दोनों रिश्ते में जीजा साले हैं। दरअसल 30 जून को मालवा थाने के एक गांव में कुछ चरवाहों ने कुएं में एक शव को तैरता देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में शव को कुएं से निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि लाश के हाथ और पैरों को बांध दिया गया था, मुंह पर टेप भी चिपकाया गया था। जांच में पता चला कि बच्चा मालवा के सोरा स्थित उल्मा मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था। बच्चा 25 जून को घर से मदरसे गया। पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों को बुलाया और बच्चे की शिनाख्त करवाई। इसके बाद परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिनांक 30 जून को एक 9 वर्षीय बच्चा जो मदरसे से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, बाद में उसकी शव गांव में स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने घटना की इसमें तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया और गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व रस्सी व अन्य वस्त्र इत्यादि बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त मदरसे में बच्चे लगभग 20 बच्चे पढ़ने बताए जा रहे हैं और इस बच्चे के साथ वहाँ पर पढ़ाने वाले हाफिज जो अभियुक्त है दिलनवाज, उसके द्वारा दुराचार का कृत्य किया गया। तदुपरांत बच्चे के विरोध करने पर उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत वहाँ पर मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज और मौलवी दोनों के द्वारा रात्रि में गांव से बाहर स्थित कुएं में ले जाकर लाश को बोरे में बंद करके डाल दिया गया था। अभी पुलिस के द्वारा अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें CWC की टीम भी अपनी अलग से जांच कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी अपनी अलग से इस बिंदु पर संस्थान के बारे में भी जांच कर रहे हैं और यह इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना का खुलासा किया गया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, साले और बहनोई का दोनों का रिश्ता है और एक व्यक्ति उसमें 20 वर्षों से वहाँ पर मदरसे में रह रहे, दूसरा 3 वर्षों से उस मदरसे में पढ़ाई का काम करते हैं। अन्य बच्चों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। उनके साथ इनके द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में भी छानबीन गहराई से की जा रही है। घटना के
इंदौर नगर निगम की एक जानलेवा लापरवाही पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। इंदौर नगर निगम ने नर्मदा कनेक्शन के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन उसे भरा नहीं। तेज बारिश के बाद गड्ढे में पानी भर गया। इस गड्ढे में यहां से गुजर रही एक बच्ची गिर गई। इससे पहले कि वो डूब जाती से स्थानीय लोगों ने बचा लिया। ये घटना इंदौर के वार्ड नंबर 1 में हुई। यहाँ के अम्मा नगर हुसैनी चौक पर यह गड्ढा खोदकर नगर निगम के कर्मचारी चले गए थे। बीते रोज हुई तेज बारिश के बाद इस गड्ढे में पानी भर गया। यहाँ से गुजर रही बच्ची को अंदाजा नहीं था कि जिस पानी में वो पांव डाल रही है उसके नीचे गहरा गड्ढा खुदा है। पल भर में बच्ची गड्ढे में गिर गई और फिर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज को सुनकर स्थानीय लोग आए और बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाला। घटना का वीडियो 4 दिन के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आया। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने कहा कि इस मामले में ठेकेदार कंपनी L&T कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए नगर निगम सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए भी बात कर रही है। और खबर को विस्तार से जानने के लिए आगे वीडियो देखिए। हरियाणा के हिसार में आज सुबह 40 बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस कथित तौर पर ब्रेक फेल होने के कारण कई वाहनों से टकरा गई। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि ड्राइवर नशे में था। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों को ले जा रही बस भारी बारिश के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर तेज गति से जा रही थी और तभी ये दुर्घटना हुई। बस पर नियंत्रण न रख पाने के कारण चालक ने बाइक समेत कई वाहनों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने दोपहिया वाहन पर सवार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बस ने एक हैचबैक कार को भी टक्कर मारी और टक्कर के प्रभाव से वो एक चलते हुए ट्रक के नीचे जा गिरी। सौभाग्य से ट्रक बहुत धीमी गति से चल रहा था, जिससे कार में सवार दोनों महिलाएं सुरक्षित बाहर निकल गईं। टक्कर के कारण कार का बायां हिस्सा चकनाचूर हो गया। बस में सवार बच्चे उन्हें चोट नहीं आई है। गुरुवार को सारण जिले के बनियापुर ब्लॉक में गंडकी नदी पर बना 15 साल पुराना पुल ढह गया, जिससे उत्तर बिहार में पिछले 2 हफ्तों में ये 10वां पुल ढहने की घटना बन गई है। सबसे पहला पुल 18 जून को नेपाल से सटे अररिया जिले के सिकटी ब्लॉक में ढहा। RWD मंत्री अशोक चौधरी ने पहले अररिया पुल ढहने के मामले में 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया था और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी दिया था, क्योंकि प्रारंभिक जांच में पुल ढहने का कारण निर्माण के विभिन्न स्तरों पर समझौते पाए गए थे। पिछले 24 घंटे में सारण में दूसरा पुल ढह गया। एक औपनिवेशिक काल का पुल बुधवार को ढह गया और दूसरा, जो 15 साल पहले जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया था, गुरुवार को उसी हश्र को प्राप्त हुआ। सारण डीएम अमन समीर ने कहा कि दोनों पुल ढहने या पिछले 8 पुल ढहने की घटनाओं में कोई भी हताहत नहीं हुआ, जबकि संरचनात्मक इंजीनियर्स और विशेषज्ञों ने कहा कि इन घटनाओं की श्रृंखला बिहार के पुल निर्माण में गहरी जड़ें जमाए भ्रष्टाचार को उजागर करती है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की विजय परेड के दौरान कई प्रशंसक घायल हो गए और कुछ को सांस लेने में परेशानी हुई। मुंबई पुलिस के अनुसार एक चश्मदीद गवाह रवि सोलंकी ने ANI से अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, मैं ऑफिस से आ रहा था और मुझे पता चला कि भारतीय टीम शाम 5 से 6 बजे के बीच यहाँ पहुंचेगी, जो नहीं हुआ। भीड़ बढ़ती रही, पुलिस स्थिति को संभाल नहीं रही थी। लोग अचानक चिल्लाने लगे, जिसके बाद कुछ लोग एक दूसरे पर गिर गए। ये बहुत ही अव्यवस्थित था। स्थिति को संभालने के लिए कोई नहीं था। ये घटना रात को 8:15 से 9:45 बजे के बीच हुई। एक पीड़ित ऋषभ महेश यादव, जो विजय परेड के दौरान बेहोश हो गए थे, उन्होंने ANI को बताया, भीड़ बढ़ रही थी, मैं गिर गया और घुटन महसूस हुई, मैं बेहोश हो गया। मुझे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरा इलाज हुआ। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। भीड़ बहुत ज्यादा थी, वहां को प्रबंधन था, पुलिस भी सतर्क नहीं थी। प्रशंसक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, भारत की सफलता की धुन पर नाचते और T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के आगमन पर जश्न मनाते रहे। परेड के दौरान खिलाड़ी प्रतिष्ठित ट्रॉफी को ऊंचा उठाते और अपने प्रशंसकों के समर्थन की सराहना करते दिखे। एक्चुअली मैं तो डायरेक्टली ऑफिस से आया यहाँ पे और हम लोग 5 बजे से लेके बहुत सारा क्राउड यहाँ पे वेटिंग पे था और हमें ऐसा पता चला था कि 5 से 6 के बीच में आ जाएगा इंडियन टीम यहाँ पे, जो कि आया नहीं और क्राउड बढ़ते गया और यहाँ पे पुलिस लोगों का कुछ भी मतलब कि प्रोटेक्शन या कुछ नहीं था और क्राउड कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाने वाला था, कुछ स्ट्रीम लाइन पे कुछ भी नहीं था। तो उसके वजह से हुआ, जस्ट आई वॉज वेटिंग हियर ओनली विथ माई फ्रेंड और टेम्पो पास हुआ, यहाँ से बस पास हुआ इंडियन टीम का और जैसे ही बाहर निकलने का कुछ सोर्स नहीं था तो सडनली पीपल स्टार्टेड क्राउडिंग, शाउटिंग और मेरे आगे के ही पैच में लोग गिर गए और कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा था कि आगे से फोर्स मत करो, नहीं तो और जन गिरेंगे और मर जाएंगे।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू रेड्डी के साथ थे। पिछले महीने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी और रेड्डी के बीच ये पहली मुलाकात थी। इसके पहले दिन में रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने तेलंगाना से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन समझा जाता है कि विकास परियोजनाओं और राज्य को केंद्रीय सहायता से जुड़े मुद्दे एजेंडे में शामिल थे। रेड्डी ने पिछले साल दक्षिणी राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में कल रात 6 बीआरएस एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पार्टी को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 6 विधायक भी शामिल है। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में बीआरएस के पास 25 सदस्य है और कांग्रेस के पास 4। 40 सदस्य सदन में 4 नामांकित एमएलसी, एआईएमआईएम के 2 सदस्य, भाजपा, पीआरटीयू और एक स्वतंत्र एमएलसी के एक सदस्य हैं, जबकि 2 सीटें खाली हैं। ऋषि सुनक ने हार मानी, के स्टारमर की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद जीत हासिल की। राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ पीड़ितों के परिवारों से की मुलाकात। मध्य प्रदेश 3 साल में 31,000 से ज्यादा महिलाएं लापता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना बीआरएस को बड़ा झटका, 6 पार्टी एमएलसी कांग्रेस में शामिल। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. E-was प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।